नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी संभल हिंसा पर छिड़े सियासी संग्राम की, महाराष्ट्र में सरकार गठन की साफ होती तस्वीर की, देखेंगे संसद में गरमाई सियासत को, सरकार को किसानों के अल्टीमेटम को, जानेंगे अदानी को लेकर कैसे फिर आरोपों से घिरी मोदी सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, वायनाड में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए 2000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की अपील की। बहुत सख्त है यूपी का गुंडा एक्ट के तहत लंबित कार्यवाही रोकने की मांग पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा इस पर करेंगे विचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत, सीएम ने ईडी केस में व्यक्तिगत पेशी के एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती, 16 दिसंबर को अगली सुनवाई। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 110 अंकों की तेजी के साथ 80,956 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 10 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 24,467 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल दौरे पर जा रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस नेता काफी देर तक गाजीपुर बॉर्डर पर ही डटे रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखने को मिला। तो क्या कुछ हुआ इस दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी को यूपी नहीं आने देंगे। मुरादाबाद के कमिश्नर हो या फिर यूपी के डीजीपी, राहुल गांधी से डरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि राहुल गांधी सिर्फ संभल जाने की बात कर रहे हैं। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में 5 लोगों की जान चली गई थी, कई लोग घायल हुए थे और कांग्रेस नेता हालात की जानकारी लेने के लिए संभल के लिए रवाना हुए, लेकिन यूपी बॉर्डर पर ही उन्हें रोक दिया गया। राहुल और प्रियंका गांधी लगभग 3 घंटे तक गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहे, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। राहुल गांधी ने पहले कहा कि सिर्फ 5 लोगों के साथ वो संभल जाएंगे। जब प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी तो राहुल ने कहा कि वो अकेले ही संभल जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा, लेकिन प्रशासन ने इसकी भी इजाजत उनको नहीं दी। इसके बाद राहुल गांधी गाड़ी के बाहर खड़े हो गए और कहा, ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। अगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। प्रशासन ने जब राहुल गांधी को संभल नहीं जाने दिया तो वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठा दिए। प्रियंका ने कहा कि जो संभल में हुआ वो गलत है। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, उनको नहीं रोक सकते। पुलिस उनका अधिकार नहीं छीन रही है। सोचिए कि यूपी की स्थिति क्या है। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। दरअसल संभल में बनी जामा मस्जिद के अचानक सर्वे के आदेश जिला कोर्ट ने दे दिए। इसे लेकर हिंसा भड़क उठी थी। प्रशासन पर आरोप है कि उसने लोगों पर गोली चलाई, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। ये मामला हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है, जिसमें पुलिस वालों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। संसद से लेकर सड़क तक संभल का मुद्दा चर्चा में है, तो महाराष्ट्र की सियासत भी काफी गरमाई हुई है। महाराष्ट्र में महायुति की बंपर जीत के बाद लगातार एक सवाल उठ रहा था कि आखिर सीएम कौन होगा, और अब सीएम फेस का ऐलान हो गया है। बीजेपी ने अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है। महायुति की बैठक में भी सीएम के नाम पर सहमति बन गई है। सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया गया है। तो कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। देवेंद्र फडणवीस 5 अगस्त को शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन फडणवीस और उनके मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया और फिर उन्होंने एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल से मिलकर लौटे फडणवीस ने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम सिर्फ तकनीकी मामला है, सरकार हम तीनों मिलकर चलाएंगे। लेकिन सरकार गठन से पहले ही कई सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि सीएम पद को लेकर तस्वीर जरूर साफ हो गई है। ये भी साफ हो गया है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम बन रहे हैं, लेकिन मंत्रालयों को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। खबर है कि अभी समझौता सिर्फ शपथ ग्रहण को लेकर हुआ है। मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस पर आगे चर्चा होने की बात कही गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अभी टकराव बना रहेगा।
खास तौर पर गृह मंत्रालय को लेकर शिंदे ने अपनी डिमांड वापस नहीं ली है। तो अजित पवार ने भी अपना वो दावा वापस नहीं लिया जिसमें उन्होंने बीजेपी हाईकमान से कहा है कि जितने मंत्री पद और मंत्रालय शिंदे की शिवसेना को मिलेंगे उतने ही एनसीपी को मिलने चाहिए। इसके साथ ही अजित पवार शिंदे सरकार में जो मंत्रालय उनके पास थे उन्हें भी मांग रहे हैं। यानी सरकार गठन का रास्ता तो साफ हुआ है, लेकिन फडणवीस के लिए सरकार चलाना मुश्किल होने वाला है, ये साफ हो गया है। शपथ की तैयारी है लेकिन संकट बरकरार है। वहीं संसद में भी केंद्र सरकार संकट में घिरती दिखाई दे रही है। संसद के शीतकालीन सत्र का 7वां दिन था। इस दौरान लोकसभा में बांग्लादेश हिंसा का मुद्दा उठाया गया। बीजेपी सांसद और पार्टी के अन्य सदस्यों ने केंद्र सरकार से पड़ोसी देश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप की अपील की। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन रहा। लोकसभा में बांग्लादेश हिंसा का मुद्दा उठा। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है ये केवल विदेशी संबंधों का मुद्दा नहीं है। इसी के साथ चीन के साथ संबंधों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में जानकारी दी। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे हालिया अनुभवों के मद्देनजर वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े क्षेत्रों पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सब पर हम बहुत स्पष्ट थे और हम अभी भी बहुत स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि हर परिस्थितियों में 3 प्रमुख सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। इन 3 सिद्धांतों में दोनों पक्षों द्वारा एलएसी का सख्ती से सम्मान व पालन करना शामिल है। नियंत्रण रेखा पर तनाव व अन्य संबंधित घटनाक्रमों का सीधा असर भारत चीन संबंधों पर पड़ता है। हमारे द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि आपसी संबंधों का विकास आपसी संवेदनशीलता, आपसी सम्मान और आपसी हित के सिद्धांतों पर निर्भर करता है। इस बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। ये बिल पुराने विधेयक रेलवे अधिनियम 1989 को संशोधित करेगा। ये बिल रेलवे के डेवलपमेंट, ऑपरेशन और अन्य विभागों में नए नियमों से जुड़ा है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने किसान मुद्दे पर हंगामा किया। विपक्षी नेताओं ने किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाए। कई नेता वेल में चले आए। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। संसद में बांग्लादेश का मुद्दा जोर शोर से उठा। बीजेपी के सांसदों ने इस मामले पर सरकार के सामने कई मांगे रखी। वहीं किसान भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। यूपी के किसान दिल्ली कूच के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे लेकर आज किसानों की बैठक बुलाई गई। किसान नेता राकेश टिकैत को भी इसमें शामिल होना था, लेकिन उन्हें भी रोक दिया गया। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। एक दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री से कहा था कि उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों से जो भी वादे किए गए वो निभाए क्यों नहीं, और अब सरकार ने इस बात को सच साबित कर दिया है। राकेश टिकैत महापंचायत में शामिल होने के लिए नोएडा आ रहे थे, लेकिन उन्हें अलीगढ़ में ही रोक दिया गया। दरअसल भारतीय किसान यूनियन ने नोएडा में गिरफ्तार 150 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर महापंचायत बुलाई। सुबह 11 बजे से किसान ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर जुटे रहे। सपा ने पंचायत में समर्थन दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। महापंचायत की अगुवाई किसान नेता राकेश टिकैत करने वाले थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। टिकैत को पुलिस थाने ले गई। इससे किसानों में नाराजगी देखने को मिली। किसानों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि अगर टिकैत पंचायत में नहीं पहुंचे तो वो दलित प्रेरणा स्थल के लिए पैदल मार्च करेंगे। अधिकारियों और किसानों के बीच वार्ता विफल रही। गौरव टिकैत ने अधिकारियों से चर्चा की, लेकिन समाधान नहीं निकला। ऐसे में किसान नेता आक्रोशित हैं और मीटिंग कर आगे की रणनीति बना रहे हैं। सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज होने की संभावना है। ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। कहा है कि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन होगा। वहीं केंद्र सरकार अदानी के मुद्दे पर भी घिरती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही अदानी से जुड़ा एक बड़ा दावा भी किया। तो वहीं पीएम मोदी और अमित शाह पर बड़ा खुलासा करने की बात भी कही। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा खुलासा किया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की बिजली सप्लाई का ठेका अडानी को सौंपने के लिए केंद्र ने दिल्ली सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की थी, लेकिन हम राजी नहीं हुए और शायद इसीलिए इन्होंने मुझे जेल में डालने की कोशिश की। आज इस सदन के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, खुलासा करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पर प्रेशर डाला गया कि दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दो। अगर आज मैंने दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दिया होता, मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप बिजली खपत करने लायक नहीं बचते। दिल्ली में बिजली इतनी महंगी हो जाती कि ना दिल्ली सरकार सब्सिडी दे पाती और ना आप अपनी कमाई से दिल्ली की बिजली का अपना बिल भर पाते। इसके अलावा केजरीवाल ने और भी तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने का काम किया। दिल्ली के साथ साथ देश भर में फैल रहे नशे के कारोबार को लेकर केजरीवाल ने कहा
देश भर में नशा रोकने की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है, लेकिन अमित शाह कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर नशा नहीं रोका गया तो पूरी पीढ़ी और हमारे देश का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने एक बड़ा खुलासा करने की भी बात कही। केजरीवाल ने कहा कि मुझे 2-3 दिन का समय दे दीजिए, मैं बीजेपी वालों की पोल खोल कर रख दूंगा। और आखिर में मैं इनका बहुत बड़ा पर्दाफाश करने जा रहा हूं। 2 दिन रुक जाओ। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। इससे साफ है कि दिल्ली चुनाव की आहट से पहले केजरीवाल ने मोदी सरकार को तमाम मोर्चों पर घेर लिया है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। केजरीवाल केंद्र सरकार पर हमलावर है तो पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। उन पर गोलियां चलाई गई और इस खबर के सामने आते ही पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। एक तरफ सुखबीर सिंह बादल पहले ही अकाल तख्त की सजा काट रहे हैं और अब उनकी जान लेने की कोशिश की गई। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग की गई है। गोली उस दौरान चलाई गई जब सुखबीर सिंह बादल अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के गेट पर दरबान के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे हमलावर ने पूर्व डिप्टी सीएम को निशाना बनाने की कोशिश की। सुखबीर सिंह बादल इस हमले से बाल बाल बचे। गोली पीछे की दीवार पर लगी, लेकिन इस घटना ने गोल्डन टेम्पल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि हमलावर को पकड़ा जा चुका है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमलावर पकड़ लिया गया है, जांच से पता चल जाएगा कि क्या कोई गहरी साजिश थी। व्यक्ति की पहचान गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक के रहने वाले नारायण सिंह चौड़ा के रूप में हुई है। वो दल खालसा का सदस्य है। इसे लेकर शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। सेवक यहाँ सेवा कर रहे थे। मैं गुरु नानक को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने सेवक को बचा लिया। ये बहुत बड़ी घटना है। पंजाब को किस युग में धकेला जा रहा है? घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल कई आरोपों को लेकर अकाल तख्त की सजा काट रहे हैं और इसलिए वो सेवादार की भूमिका में थे जब उन पर हमला हुआ। सुखबीर सिंह बादल पर हुए इस हमले ने पंजाब की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। वहीं कोरिया की राजनीति में काफी उठापटक देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति यून सुक योल ने पहले मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की, जिसके कुछ ही घंटों बाद संसद ने उनका फैसला पलट दिया। इसके चलते मार्शल लॉ हटाना पड़ा। राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश से मार्शल लॉ हटाने की घोषणा कर दी। उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। दक्षिण कोरिया की राजनीति में रातों रात बड़ा उलटफेर सामने आया, जहां राष्ट्रपति यून सुक योल ने पहले देश में मार्शल लॉ लगाने का आदेश दिया और इसके 6 घंटे बाद ही अपना आदेश वापस ले लिया। योल का आरोप था कि उत्तर कोरिया के समर्थक देश की सत्ता हथियाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में मार्शल लॉ लगाना बेहद जरूरी था, लेकिन कुछ ही घंटों में राष्ट्रपति को बैकफुट पर आना पड़ा, जिसे लेकर अब उनकी काफी किरकिरी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि दक्षिण कोरिया की संसद में विपक्षी पार्टी के बहुमत में होने के चलते वो अपने एजेंडे के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। लेकिन राष्ट्रपति की इस घोषणा के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होने लगे और अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। पूरा विपक्ष इस घोषणा के थोड़ी ही देर बाद संसद पहुंच गया और देश की नेशनल असेंबली में 190 सांसदों ने सर्वसम्मति से इस फैसले को पलट दिया। हालांकि आदेश मिलते ही सेना ने सबसे पहले संसद की तरफ कूच किया, लेकिन जब तक सेना संसद पर कब्जे के लिए पहुंची, पर्याप्त सांसद संसद में पहुंच चुके थे और वोटिंग की कार्यवाही शुरू हो गई थी, जिसके बाद राष्ट्रपति को मार्शल लॉ हटाना पड़ा। हालांकि योल के मुताबिक उनका फैसला सही था। मार्शल लॉ के हटाए जाने के कुछ ही घंटों बाद दक्षिण कोरिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति यून सुक योल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साउथ कोरिया के 6 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया है। विपक्षी पार्टी डीपीके ने कहा कि 6-7 दिसंबर को इस पर वोटिंग होगी, यानी राष्ट्रपति योल के हाथ से कमान छीनने की पूरी तैयारी कर ली गई है। ऐसे में योल के लिए हालात बेहद मुश्किल नजर आ रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। महाराष्ट्र के बहुत दिनों से चल रहे राजनीतिक उथल पुथल का पटक छिप आज हो गया। हालांकि
जो निर्णय हुआ है वो पहले से ही तय था, और ये वाली बात तो पिछली बार ही तय हो गई थी कि इस बार एकनाथ शिंदे अगर सीएम है तो अगली बार सीएम उनकी जगह पर देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। अब देखना यह है कि ये राजनीतिक उथल पुथल का जवाब एकनाथ शिंदे किस तरह देते हैं। क्या वो फिर से अपनी घर वापसी करेंगे या फिर बीजेपी के बुलडोजर से अपनी बची खुची महाराष्ट्र की राजनीति को भी खत्म करवा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।